नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि गृह जनपद में योगी आदित्यनाथ सीएम इस समय मौजूद हैं और आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजन किया। इसके बाद सीएम ने हिंदू सेवा आश्रम में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी है। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम आज गीता वाटिका स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल और शोध संस्थान भी जाने वाले हैं। यहां हाई एंड मल्टीपल लीनियर एक्सलेटर मशीन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही रेडिएशन मशीनों का भी लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम यहां पर लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के बाद राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह की शुरुआत जनता दरबार के साथ में करी। पूजा अर्चना करने के बाद जनता दरबार लगाते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे और अब से कुछ ही देर के बाद कैंसर हॉस्पिटल का भी रुख करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल पूजा, मैं इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूँ। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे एक हाई एंड मल्टीपल लीनियर एक्सीलेटर का लोकार्पण करने वाले हैं, जो 18 करोड़ की लागत से यहाँ लाई गई है। और यहाँ पे जो ये मशीन है, ये कैंसर रोगियों के लिए काफी उपयोगी होगा। मैं कार्यक्रम स्थल का आपको एक नजारा दिखाता हूँ। आप देख सकती हैं, ये कार्यक्रम स्थल है और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं और इस कार्यक्रम स्थल पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही यहाँ पे लोकार्पण करेंगे जो कैंसर हॉस्पिटल में 18 करोड़ की लागत से मशीन आई हुई है, उसका लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एंड शोध संस्थान ये पूर्वांचल में ये आपको एक तरह से माना जाए तो पहला स्थान है इसका, क्योंकि पीजीआई में ही एक ऐसा संस्थान है। उसके बाद गोरखपुर में ये हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल का दूसरा संस्थान है जहाँ पे शोध होता है। अब तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं और मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पे लोकार्पण करेंगे उस 18 करोड़ रुपए की मशीन की, जो कैंसर रोगियों के लिए काफी जो है उपयोगी साबित होगा। जी जी, आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। उससे मुख्यमंत्री कार्यक्रम करने के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बेहद खास ये दौरा है गोरखपुर का। बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आगामी 16 अगस्त से खुलने वाले माध्यमिक स्कूल हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलने वाले हैं। अब शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खोलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी को अलग अलग ब्लॉक, नगर और ग्रामीण इलाकों के कम से कम 10 स्कूलों की व्यवस्था का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण की रिपोर्ट शाम तक निदेशालय भेजनी होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। 5 दिनों के लिए स्कूल खेलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 60 अधिकारियों की टीम तैनात की गई है, जो कि ग्राउंड जीरो पर खुद उतरेगी और 10-10 स्कूलों का निरीक्षण एक-एक अधिकारी कम से कम करेगा। डीजीपी मुकुल गोयल ने स्वतंत्रता दिवस पर सतर्कता बरतने के लिहाज से शुक्रवार को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि अवैध शस्त्रों, विस्फोटक पदार्थों और संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्कता से नजर रखी जाए। स्थायी चेक पोस्ट के अलावा अस्थायी चेक पोस्ट भी लगाकर वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कराई जा रही है। तो वहीं लखनऊ के एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 20 अगस्त तक एयरपोर्ट में विजिटर टिकट पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सूबे में जिस तरीके से पिछले दिनों आतंकी या फिर यूं कहें कि अराजक गतिविधियां देखने को मिल रही थी, उसके लिहाज से ये सुरक्षा बेहद अहम है। कानपुर में रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट के मामले में अब लखनऊ की सियासत भी गरमाने लगी है। जहां एक और इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा करी है। अखिलेश ने कहा कि राज्य में जब से भाजपा सरकार आई है, वंचित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द मजबूत करने की दिशा में भाजपा अवरोध पैदा करती रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने भी कमिश्नरेट पुलिस से जवाब तलब किया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार को लेकर भाजपा सरकार पर वार किया। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरीके से झूठा और भ्रामक। भाजपा सरकार में युवाओं की दुर्दशा हो रही है। अखिलेश ने कहा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्तियों को जोड़े जाने की मांग को लेकर प्रदेश के लखनऊ में पिछले 50 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनसे कोई बात नहीं कर रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों से सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को अपने झूठे वादों के लिए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए सपा के 2 सहयोगी दल इस महीने अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। महान दल जन आक्रोश यात्रा निकालेगा तो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जनवादी जनक्रांति यात्रा निकालने वाली है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य 16 अगस्त से पीलीभीत से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ये यात्रा 17 अगस्त को बरेली, 18 अगस्त को बदायूं, 19 अगस्त को कासगंज पहुंचेगी, 25 अगस्त को एटा, 26 अगस्त को मैनपुरी पहुंचने वाली है। इसके बाद 27 अगस्त को इटावा में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो वहीं सहारनपुर में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने वाले को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है, ताकि उसके कनेक्शन को खंगाला जाए। यहां के नक्कुल क्षेत्र में विपुल सैनी को पुलिस ने बीती रात हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उसके भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक करते हुए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाया। दिल्ली पुलिस भी आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ले सकती है। आरोपी के खाते में पैसा कहां से आ रहा है, इसकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस को विदेशों से भी लिंक की आशंका है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी जांच जारी है, गहराई से जांच के बाद ही सही तथ्य निकलकर सामने आएंगे। तो दूसरी तरफ लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में डायरिया के अलावा कालरा का भी प्रभाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक 2 मरीजों की मौत का जिम्मेदार भी विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया ही रहा है। इस इलाके में 210 से ज्यादा लोग संक्रमण की जद में आ चुके हैं। शुक्रवार को इसका खुलासा मरीजों के स्टूल के नमूनों की जांच के रिपोर्ट के बाद आया है। नमूनों में कालरा के बैक्टीरिया की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टरों ने कालरा के इलाज की भी दवाइयां शुरू कर दी हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बीमारी का कहर बढ़ने पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों के स्टूल का नमूना एकत्रित किया था। सैंपल की जांच KGMU में कराई गई। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो घातक कालरा यानी कि हैजा की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक 6 महीने की बच्ची से दरिंदगी की गई है। मासूम को घुमाने के बहाने ले जाकर किशोर ने मासूम के साथ दरिंदगी करी, तो वहीं घटना को अंजाम देकर किशोर मौके से फरार हो गया। मां को बच्ची की हालत देखकर अंदाजा हो गया और मां ने घर वालों को इसकी जानकारी दी। फिर जाकर केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में अब तक 24 जिलों के 1171 गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं। इनमें से 89 गांवों का बाढ़ की वजह से संपर्क मार्ग कट गया। 364 गांवों में आबादी और खेत दोनों ही प्रभावित हुए हैं। 475 गांव ऐसे जहां पर आबादी प्रभावित नहीं हुई मगर खेती चौपट जरूर हो गई। 161 गांवों में आबादी पर सीधा असर पड़ा। 82 गांवों में बाढ़ की वजह से कटान हुई है। लोगों के घर डूब गए, लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। तो दूसरी तरफ बाढ़ के इस दौर में प्रयागराज से कुछ हद तक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। यहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे हुआ है और तो और यमुना नदी का जलस्तर भी अगले 2 घंटे में कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर फाफामऊ में, जबकि यमुना का नैनी में तेजी से कम हो रहा है। गंगा छतनाग में खतरे के निशान से नीचे इस समय बह रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आनंद राज प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि बहुत ज्यादा राहत नहीं है, लेकिन ऐसे दौर में जब सब कुछ तबाह होता नजर आए, गंगा शांत हो रही है, ये बात राहत देने वाली है।
देखिए पूजा, प्रयागराज में खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी गंगा और यमुना, और लोगों की जो सांसें हैं थम गई थी, क्योंकि निचले इलाके को पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से ढक लिया था और पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और लोग तो लगातार जलस्तर बढ़ने का दिखाई खतरे थे। लेकिन प्रयागराज में 2 दिनों से बाढ़ग्रस्त इलाके के रहने वाले लोगों के लिए राहत है, और उन इलाकों में अब जलस्तर कम भी हो रहा है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है, पानी हटा नहीं है, लेकिन फिर भी जो जलस्तर का बहाव था वो कम गया है और कुछ स्तर तक वो कम हो गया है। इससे आम आदमी, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिली है। हम खड़े हैं जहाँ पर प्रयागराज के धूमनगढ़ का एक सड़क रहा है, हम दिखाएंगे। यहाँ पर बाढ़ का पानी ने ग्राह को अपने बाद अब यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। अब राहत की बात है कि पानी कम हो रहा है। आम आदमी, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में रहने वाले लोग हैं, जिनका 1 मंजिला मकान तकरीबन डूब गया है, अब वो राहत का साथ ले रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल आनंद, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस दौरान पानी कम होना शुरू होता है, एक लेवल ऐसा आता है जब पानी स्थिर हो जाता है, उसके बाद से ही बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो क्या ऐसे में प्रयागराज क्षेत्र में स्वास्थ्य महकमे की टीम अब एक्टिव हो गई है कि लोगों को किस तरीके से राहत दिलाई जाए? क्योंकि एक दौर बाढ़ के दौर से लोग गुजरे हैं, अभी जख्म वो ताजा है, लोगों की कमाई चली गई है, कईयों का घर जो है पानी में समा गया था। तो ऐसे में महकमे की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए पूजा, कोविड-19 में संक्रमण की मार लोगों ने झेला, अब प्रयागराज वासी बाढ़ के खतरे के पानी को भी झेल रहे हैं। अब उससे बड़ी बात, जब बाढ़ का पानी कम होने लगा तो कई बीमारियां, डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां अपना पांव पसारेंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में मेडिकल टीम को तैनात कर दिया है और दवा कर छिड़काव करने का काम शुरू हो गया है। हालांकि अब लोगों को ये डर सता रहा है कि बाढ़ के पानी जाते ही तो खतरा, जो बीमारियों का खतरा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। की पूजा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गैलेंट्री अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। ये कार्यक्रम RIMC में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, जहां वो सेना के अफसरों को अवार्ड देने वाले हैं। साथ ही देहरादून के लच्छीवाला में करोड़ों की लागत से बने नेचर पार्क का भी लोकार्पण करेंगे। तो वीकेंड पर अगर आप मसूरी जा रहे हैं या उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी है। वीकेंड पर अब अधिकतम 15,000 पर्यटक ही मसूरी जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने ये जानकारी साझा करी है। हालांकि केवल उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिनके पास मसूरी में एडवांस होटल की बुकिंग होगी। साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता अभी खत्म नहीं की गई है। आपको ये रिपोर्ट लेकर के जानी है और पहले से बुकिंग करवा के जाना है। कोरोना को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की संख्या निर्धारित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कुछ हफ्ते पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता साहिब में मुख्यमंत्री के आगमन पर गुरुद्वारा परिसर में धर्म के खिलाफ काम करने के मामले में पेशी हुई। इसमें श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिब के प्रधान सेवा सिंह, कार्यवाहक महासचिव धन्ना सिंह और धार्मिक डेरा कार सेवा के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए और श्री अकाल तख्त साहिब में जत्थेदार सिंह साहिबान ने तीनों के इस्तीफे अस्वीकार करते हुए तीनों को 15 दिन धार्मिक सेवा करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत 15 दिन बाद कड़ा प्रसाद चढ़वा करके और ग्रंथी सिंह से अरदास भी कराई जाएगी। साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि राकेश टिकैत इस समय नानकमत्ता में है, उधम सिंह नगर में मौजूद हैं और वो नानकमत्ता भी जाने वाले हैं, तो सियासत गर्मा भी सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन वर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ये मामला लगातार सियासी होता गया, लेकिन फिलहाल जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उसने इस मामले का अंत करने की सोची है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत आज पहुंच रहे हैं। कंचन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, तो आपको बता दें 15 दिनों तक सेवा करने का
सेवा करने का जो काम है वो इन तमाम लोगों को करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राकेश टिकैत भी उधम सिंह नगर में है, नानकमता जाने वाले हैं, यहाँ पर शीश भी नवाएंगे। और साथ में ये भी आशंका जताई जा रही है कि धामी सरकार भले ही इस पूरे मामले से अब उसका पिंड छूटता नजर आ रहा हो, लेकिन राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं और ये मामले को एक बार फिर से सियासी हवा मिल सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ से तबाह हुई जिंदगियों की। बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी कर दिया। तो वहीं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने वाराणसी को समंदर में तब्दील कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश की तबाही का मंजर है साहब, जो इंद्रदेव की दरियादिली से आया है। घर तबाह हो चुके हैं, जिंदगियां मुश्किल में फंसी हुई हैं। मासूम किसी तरह इस बाढ़ से निकलकर बच जाने की उम्मीद में चल रहे हैं। दूर दूर तक रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। झुग्गी और टेंट बनाकर लोग रहने को मजबूर हैं। बाढ़ अपनी जद में लेने को आमादा है। चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, हर नदी में पानी उफन रहा है। वाराणसी में गंगा नदी ने तबाही मचा रखी है। आसमान से पानी ही नहीं, इस वक्त मौत भी बरस रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में अभी और तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पलट प्रवाह के कारण वरुणा में बाढ़ आ जाती है। इसी के चलते हर एक वर्ष कोनिया, नक्की घाट, उचवा, सिंधुआ घाट सहित आसपास के अन्य इलाकों में 350 से ज्यादा घर बाढ़ की जद में आ जाते हैं। वाराणसी में मां गंगा भागीरथी ने हाहाकार मचा दिया है। खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो केंद्रीय जल आयोग का मानक है। मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि वाराणसी के हालात इस समय क्या है। इतने घर जद में है, लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं अपने ऊपर आने का। कहीं न कहीं वाराणसी की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो गई है और राहत सामग्री व तमाम चीजों के लिए जिला प्रशासन पूरी मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। देखिए कैसे घर डूबे हुए हैं। पूरा फिगर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे घर, लगभग ये 500 घर हैं, लगभग 1400 ऐसे परिवार हैं जो गंगा की जद में, गोमती की जद में आ चुके हैं और डूबे हुए हैं। लाइट सप्लाई बंद कर दी गई है। जनरेटर के माध्यम से लोगों को उजाला दिया जा रहा है। जिला प्रशासन भूसा, राहत सामग्री, तमाम चीज किसानों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। लगभग 22 किलोमीटर के एरिया में वाराणसी की जो ग्रामीण तलहटी इलाके हैं वो हाहाकार मचे हुए हैं। गंगा नदी ने वाराणसी के लगभग 22 किलोमीटर तक के ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा रखा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से यहां गंगा नदी खतरे के निशान से 1.60 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे गंगा नदी का जल स्तर 72.26 मीटर पहुंच गया है। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिला प्रशासन से ले चुके हैं। पीएम ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री और हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिन वाराणसी में बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। सीएम योगी पहले हवाई सर्वेक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति देखते नजर आए। उसके बाद एनडीआरएफ की नाव से बाढ़ का हालात जानते हुए पीड़ितों तक जा पहुंचे। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री भी वितरित की है। हालांकि सूबे में अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 13 जिलों में 60 से 80 तक बरसात हो चुकी है।
नदियों में बढ़े जलस्तर और बारिश की वजह से प्रदेश में 951 जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाए बाढ़ के संकट से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जनता टीवी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।